नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस। 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। कोरोना काल में विशेष दिन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। के न्यूज़ सभी डॉक्टरों को दिल से सलाम करता है। डॉक्टर्स डे के खास मौके पर हम बात करेंगे कोरोना की संभावित तीसरी लहर की और उनसे जुड़े कुछ सवालों की। आज पूरा देश डॉक्टर्स डे मना रहा है। देश के सामने अभी सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस महामारी को लेकर है। इस संकट से कैसे निपटा जाए, क्या करें और क्या ना करें जिससे कोरोना फिर कहर न बन पाए, जिसके लिए के न्यूज़ लगातार जाने माने बड़े डॉक्टर्स की टीम के साथ हेल्थ कॉन्फ्रेंस कर आपके काम की हर सूचना आप तक पहुंचाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना को लेकर अभी भी बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोग अभी भी नहीं सुधरे और इसके प्रति गंभीर नहीं हुए हैं, तो परिणाम घातक होंगे। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना के प्रति सावधानियां बरते और इसे फैलने से रोके। निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक अगर लोग सावधान रहे और भारत बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम रहा तो हो सकता है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर न आए। आपको बता दें, देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,786 मामले सामने आए। वहीं 1005 लोगों की जान चली गई। वहीं 61,588 लोग डिस्चार्ज भी हुए। एक्टिव केस में अगर बात करते हैं एक्टिव केसों की, तो उसमें भी लगातार जो है गिरावट जारी है। फिलहाल देश में 5,23,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर अब हर कोई परेशान है। लोगों के मन में कोरोना को लेकर कई सारे सवाल हैं, खासकर अपने बच्चों को लेकर। तो इन्हीं सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। बच्चों के लिए डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से आएगी देश में तीसरी लहर, ये एक सवाल बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है, संक्रमण की संभावित तीसरी लहर कैसे रोकें, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए कितनी तैयारी है, नए वेरिएंट पर क्या सावधानी बरतें, ये भी एक सवाल है। नए वेरिएंट को बच्चों के लिए डेल्टा वेरिएंट कितना घातक है, ये वो सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। तो इन्हीं कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजू कक्कड़ जुड़ गए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले के न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से है डॉक्टर्स डे पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप दोनों ही को सर। और सबसे पहले राजू जी, आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है सर, उसने चिंताएं बढ़ा दी हम लोग की। बिल्कुल सही है। इस समय हम लोग काफ़ी न्यूनतम स्तर पर हैं, लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी हम लोगों को सेम रूल्स पालन करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना है और अपने हाथ प्रॉपरली धोते रहें। बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। जो गवर्नमेंट के प्रॉपर गाइडलाइन हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये वेरिएंट हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। वायरस का एक नेचर होता है कि वो थोड़े दिनों बाद अपने आप को मॉडिफाई करता है, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन 2 तरह का होता है, एक शिफ्ट होता है, एक ड्रिफ्ट होता है। शिफ्ट में पूरा वायरस चेंज हो जाता है एंड ड्रिफ्ट में थोड़ा सा माइनर चेंजेस हो जाते हैं। तो अभी ज़्यादा डरने की तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन हाँ, पूरी तरह सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम लोगों को उसी तरह से पालन करना है। जो वैक्सीनेशन लेकर के भ्रांतियां हैं, वो कोई भ्रांतियां नहीं हैं। सभी को वैक्सीनेट होना चाहिए, दोनों डोजेज़ लगानी चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद में ये मतलब नहीं है कि क्या हम लोग को इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बावजूद हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन के बाद में ये नहीं कि हम लोग मास्क नहीं लगाएं, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस में जाएं। ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस पे अगर हम रखेंगे तो हम आगे आने वाले समय पे
तीसरी लहर को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर राजू, सवाल ये भी है कि लगातार जो पिछला साल गया है, लगातार कोरोना की फर्स्ट वेव में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, सेकेंड वेव में भी काफ़ी लोगों की जान चली गई, एक गमगीन माहौल रहा है। हम जानना चाहेंगे ऐसे कुछ मोमेंट्स के बारे में जो आपको एक खुशी का माहौल पैदा करते हों आपको काम करते वक्त, क्योंकि कहा जाता है कि लोगों की जो जान है उसको ईश्वर ही बचाता है, लेकिन कभी कभी ईश्वर सबकी जान नहीं बचा पाता, इसलिए वो आपको अपने रूप में भेजता है लोगों की जान बचाने के लिए। नहीं, बात ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर केसेस कहें तो ऊपर वाले की बिना मदद के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बात तो ये ज़रूरी है कि कोई इंडिविजुअल डॉक्टर या कोई भी पर्सन, अगर आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो इस तरह से जितने पिछले इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, जितना गवर्नमेंट और जितना एडमिनिस्ट्रेशन इस बार सजग है और जितना एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्रेडिट उनके ऊपर जाता है। जो हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं उनके ऊपर क्रेडिट जाता है, जो सिस्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, जो कोलिग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो आईसीयू टीम है जो 20-20, 24-24 घंटे वहाँ पे काम कर रही है, नॉन स्टॉप वर्क कर रही है, उनके ऊपर सारा क्रेडिट जाता है। बिना एफर्ट के, बिना प्लानिंग के ये कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना साथ नहीं दे, इतनी ड्रग्स को नहीं अवेलेबल कराए, कितने समय में, कम समय में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो कराई गई है, सारी दवाइयों को मौजूद करा गया है। और एक बात बहुत चीज़ इस बार देखने में सामने आई है, जो 80% केसेस जो ज़्यादातर जाते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने जिस तरह से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने जिस तरह से वहाँ पे काम करा है वो एक मानने वाली चीज़ है। इतना ज़्यादा एफर्ट, इतना ज़्यादा सिंसियरली उन्होंने जो काम करा है, ये सारे क्रेडिट डॉक्टर्स, सिस्टर्स और उनके स्टाफ पे जाता है। जी, हमारे साथ डॉक्टर ऐश्वर्या भी जुड़ गई हैं RDA RML दिल्ली से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जे पर आपको ढेर सारी बधाई देता है के न्यूज़। डॉक्टर ऐश्वर्या, एक सबसे पहले सवाल, डेल्टा प्लस वेरिएंट तो आ ही गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन जिस तरह से स्थितियां देखने को मिली सेकेंड वेव में, लगातार एक टेंशन भरा माहौल हॉस्पिटल्स में रहा, लोग आ रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस माहौल में काम करना और अपने पूरे प्रोफेशन को जो आप एग्जीक्यूट करते हैं वो एक बड़ा चुनौती होता है, बड़ा चैलेंज होता है। तो हम चाहेंगे आप कैसे रिलैक्स करते हैं, आप लोग खुद को रिलैक्स करने के लिए वो कौन सी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं? रिलैक्सेशन की बात तो तब आती है ना जब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। जब सेकेंड वेव कोरोना था और हॉस्पिटल्स इतने ओवरबुक थे, हमारे पास अलग से भी फोन्स आ रहे होते थे बिकॉज बेड्स अवेलेबिलिटी नहीं थी और नॉर्मली लोग फोन करके कंसल्ट करते थे। तो उस टाइम सर रिलैक्सेशन का कुछ ज्यादा टाइम था नहीं। तब यही था कि हम ड्यूटी करते थे, ड्यूटी से वापस आते थे तो हम कुछ और कॉल्स अटेंड करते थे और ट्राई करते थे कि हम फोन के थ्रू भी उनकी हेल्प कर सके। तो वो फेस में तो हमारे लिए रिलैक्सेशन था नहीं। रिलैक्सेशन तब भी आता है जब ये या तो ये वेव ओवर हो जाता है या फिर फाइनली कोविड जाएगा, आई थिंक तभी हम लोग रिलैक्स कर पाएंगे। उससे पहले तो रिलैक्सेशन टाइम आएगा नहीं। वैसे अगर उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स से बात करना, अपने रिलेटिव से बात करना, आई थिंक वही सबसे बड़ा रिलैक्सेशन हुआ करता था हम लोगों के लिए, बिकॉज वो बहुत नेसेसरी हो गया था। बिकॉज अंदर काम करना इतना डिप्रेसिंग हो जाता था हमारे लिए भी, इतना मोनोटोनस हो जाता था कि बाहर निकल करके अपने रिलेटिव्स को चेक करना, अपने फ्रेंड्स से बात करना, थोड़ा वो हमें मोटिवेट करता था, एनकरेज करता था टू वर्क अगेन अनदर डे। जी, डॉक्टर फुरकान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फुरकान, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जिस तरह से लगातार परेशानियां हो रही थी लोगों को बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, अब चीज़ें काफ़ी बदली हैं। अब कितना हम तैयार भी हो गए काफ़ी ज़्यादा कि अब अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो हम कितना ज़्यादा अब पहले से तैयार हैं? देखिए, जैसे कि एकदम से फर्स्ट वेव आई, उस टाइम पे हम लोग को किसी को अंदाजा नहीं था। उस टाइम पे सबने अपनी फैसिलिटीज रैंप अप करी, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबने डॉक्टर्स की और रिक्रूट करे, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। फिर एकदम से सबको लगा कि वेव इज नाउ डिक्लाइनिंग और सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज हो गया। फिर एकदम से दोबारा से सेकंड वेव आना स्टार्ट हुई, लोग रिलैक्स हो चुके थे, बहुत सारे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क हो गए, कोई नहीं पहन रहा था। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्टिव। उन काफी कुछ बहुत सारे जो थे, जो फैसिलिटीज बनाई हुई थी कोविड फर्स्ट वेव में, जो कि अभी भी हालांकि एक्टिव थी। लेकिन कोविड सेकंड वेव में जो सर्ज एकदम से पीक आया, इट वाज वेरी ड्रास्टिक।
बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए, तो वो एकदम से क्रम्पल कर गया सिस्टम जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट वेव में था। लेकिन नाउ वी सी के हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे हॉस्पिटल में कैसे अलग अलग वार्ड को, जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट के पेशेंट्स कम आ रहे थे, कोविड के ज्यादा बढ़ रहे थे, तो नॉन कोविड को कोविड में कन्वर्ट किया, है ना। तो वी हैव लर्न थ्रू आउट दिस पैंडेमिक एंड वी आर स्टिल लर्निंग इन द फेज, इन द ट्रीटमेंट फेज और इन द एडमिनिस्ट्रेशन फेज, एंड एवरीवन इज पुटिंग हिज एफर्ट, 100% एफर्ट। एंड हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम है काम करना, एंड वी आर गिविंग 100% टू द पेशेंट। कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं, हमें जितनी खुशी मिलती है, आई डोंट थिंक मुझे किसी और प्रोफेशन में इतनी खुशी मिलती। बिल्कुल, एक खुशी भी मिलती है अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की जान बचती है। डॉक्टर राजीव जी, आपके पास आऊँगा सर। सवाल सर ये है कि जिस तरह से अब केसेस कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम ये मान के चले कि हर्ड इम्यूनिटी जो है लोगों में बन चुकी है? ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, बिकॉज जिस तरह से पीक आया एंड 1.5 मंथ्स के अंदर एकदम से पीक आकर के डाउन हुआ है, वो ये शो करता है कि हाँ, कहीं तक हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है। अभी उसके लिए पीक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 85-90% तक हम लोग या तो हम लोग इन्फेक्ट हो जाएं या वैक्सीनेट हो जाएं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये पीक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी पे अचीव कर चुके हैं। अभी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। सारे उसी नॉर्म्स को, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उनको पालन करना है और बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से इसने आया था, इन्फेक्शन बढ़ा था, इस बार ऐसा नहीं हो कि इस तरह का भी आए। हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं, आपको हमेशा नए प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहली बार ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं थी, इस बार ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो कहीं कुछ और ज़रूरत होती है, कहीं पे फंगस की प्रॉब्लम होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है। इस बार जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी थे, काफ़ी ड्यूरेशन तक लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही है। लंग फाइब्रोसिस जो हुई है वो ज़्यादा समय में हुई है। पिछली बार जो चीज़ हमें 2 महीने के बाद मिलती थी, एंटीफाइब्रोटिक की ज़रूरत पड़ती थी, वो अब बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग को रेडियोलॉजिकली फाइब्रोटिक पैटर्न मिला था। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। ये हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था। आईसीयू एडमिशन्स काफ़ी थे। सीवियरिटी इस बार ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम, जबकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार हम लोगों को इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे लेकिन सीवियर नहीं होंगे। ये सारे नॉर्म्स इस बार फेल हो गए। तो हमेशा हम लोगों को नई चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। वी आर ट्रेन फॉर इट, बट स्टिल जो पब्लिक है उसको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सावधानी बरतने की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है कि आप लापरवाह बिल्कुल ना बने, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आपसे एक सवाल है कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं, पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं, उनमें अभी भी समस्याएं आ रही हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, जिनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो कोई लंग्स की समस्या से जूझ रहा है, किसी को लीवर किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, और लगातार डॉक्टर के पास जाने का सिलसिला जारी, बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं ऐसे। इसके पीछे क्या क्या कारण है, हम जानना चाहेंगे आपसे। सर, कोई भी कोविड तो खैर हटा ही दीजिए, बट कोई भी वायरल इलनेस, पोस्ट वायरल इलनेस का एक फेज आता ही है। तो कोविड के साथ भी पोस्ट कोविड इलनेस एक टर्म ही दे दी गई है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया, पोस्ट निमोनिया का, या फिर जो ड्रग्स एंटीवायरल हम उनको दे रहे हैं उसका। मैंने अपने खुद के घर में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से लोगों को जाते हुए देखा है, सो इट्स वेरी पर्सनल टू मी। तो उसका कारण मेरे हिसाब से या तो वायरल इलनेस की वजह से जो निमोनिया डेवलप हो रहा है, और निमोनिया डेवलप होता है तो फिर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है लंग में, एंड उसकी वजह से ओवरऑल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो बाद में भी वो बहुत धीरे धीरे करती जाएगी, और अगर स्कारिंग हो गई है लंग में तो वो तो कभी भी ठीक नहीं होगा। उसी तरीके से जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, जैसे रेमडेसिविर है, हम लोग सारे पेशेंट्स को देते हैं जिनका सैचुरेशन नीचे जाने लगता है। रेमडेसिविर के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर उसका वो सारी चीजें भी चलती है। तो बहुत सारे पेशेंट को इसीलिए हमने सुना है कार्डियक अरेस्ट और ये सब चीजें भी हो रही है। और अगर साइटोकिन स्टॉर्म में तो जैसे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाने लगता है पेशेंट, तो अगर उस स्टेज से पेशेंट रिवाइव होकर बच रहा है तो ऑब्वियसली उसके किडनी पे फर्क पड़ा था, उसके लिवर पे फर्क पड़ा था, तो पेशेंट को आगे जाके डायलिसिस की जरूरत हो सकती है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, बिकॉज लंग स्कारिंग है। और उसकी वजह से इस बार हमने पोस्ट कोविड म्यूकर केसेस काफी देखे, तो अगेन एक कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कोविड में तो मोर्टालिटी अभी भी हम 1 to 10% के बीच में एग्जैक्टली कोई बता नहीं पाया है कि मोर्टालिटी कितनी है, बट अगर पोस्ट कोविड म्यूकर की मोर्टालिटी देखें तो इट्स मोर देन 50%। तो कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है वो तो सर ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रही है पेशेंट्स को, एंड उसमें भी काफी मोर्टालिटी देखने को मिल रही है। सही वो लोगों में आ रही है और उसके लिए सजग रहने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर नितिन भी जुड़ गए हैं RDA GTB दिल्ली से, और कुछ देर बाद वो भी जुड़ेंगे। तो जिस तरह से लगातार जो केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन आशंका अभी भी बनी हुई है कि जो थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। कोई कह रहा 2 महीने में आएगी, कोई कह रहा 3 महीने में आएगी, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर राजू सर आपके पास आएंगे। सर सवाल ये भी कि कोरोना जैसे किसी को इन्फेक्ट करता है, जैसे फर्स्ट वेव में किया, सेकंड वेव में किया, उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज होती हैं क्या सेफ है कि दोबारा वो अगर थर्ड वेव आती है वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे वो लोग जिनको पहले से कोरोना इन्फेक्ट कर चुका है? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी और जो इन्फेक्ट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना प्रबल है, कितनी देर तक एक्सपोजर हो रहा है और कितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर हो रहा है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से दे दें या आपकी इम्यूनिटी के नाम से दे दें, या फिर कितना हम परसेंटेज आपका एक्सपोजर हो रहा है। अगर हम 5 मिनट के लिए एक्सपोज हुए हैं या आप 4 घंटे के लिए एक्सपोज हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। सपोज करिए एक आपको 10 यूनिट आपकी एंटीबॉडीज़ हैं और आपको एक्सपोजर 2 यूनिट का हो रहा है, तो आपको डिफेंस है। लेकिन आप 10 यूनिट एंटीबॉडीज़ अगर आपकी हैं और आप 200 के लेवल का एक्सपोजर हो रहा है, तो फिर इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा? कोई भी आपका वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये हमेशा ध्यान के रखिए। ये वैक्सीनेशन कभी नहीं कह रहा है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये केवल एंटीबॉडीज़ जो बन रही हैं वो ये है कि इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा कि आपको ICU में जाना पड़े या आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो। लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हम सारे नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं और हम लगातार एक्सपोज होते रहते हैं, या आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, आप डायबिटिक हैं, उस कंडीशन में फिर आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप अल्कोहल काफ़ी लेते हैं या आप एडिक्शन करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जहाँ तक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की सवाल होता है, वहाँ पे 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम लोगों ने पिछले समय में देखा है। पहला कॉम्प्लिकेशन जो आपके लंग में जा रहा है, अगर मोर देन 25 to 50% अगर हो रहा है, लंग इन्वॉल्वमेंट है, तो कोई भी चोट जैसे लगती है या कोई बर्न होता है, वहाँ पे जब स्कार फॉर्मेशन होता है तो स्किन थिक हो जाती है और कॉन्स्ट्रक्ट करती है। यही पैटर्न लंग में होता है। ये इंटरस्टिशियल निमोनिया है, यहाँ पर एटिपिकल निमोनिया कहलाता है। यहाँ पे स्कारिंग होती है। रेडियोलॉजिकली हम लोग जो कहते हैं स्कोरिंग इतनी हो गई, अब स्कोरिंग बेटर हो गई है, हो सकता है एक्सरे में आपके बेटर हो, लेकिन लंग साइज रिड्यूस हो गया। जब लंग साइज रिड्यूस हो जाएगा तो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाती है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड में कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, थ्रोम्बस बनता है, एक थक्का जम जाता है, वो खून के द्वारा हार्ट या ब्रेन या कहीं पे जा सकता है। इसीलिए अक्सर आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, फालिज मार जाना, पैरालिसिस, या आपको याददाश्त में कोई कमी होना या एक्सट्रीम वीकनेस होना, उसके अलावा आपको हार्ट अटैक्स या किडनी की प्रॉब्लम होना, ये एक सेकंड कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है आपकी जितनी मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जाके, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो मसल बर्न करती हैं। कोई भी चीज़ बर्न करती है तो बॉडी से ऑक्सीजन लेती है। ये मसल्स को आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है, उनकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होता है, जब मसल बर्न करती हैं तो पैर धीरे धीरे पतले हो जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है और आपकी सांस फूलती है। तो केवल कोविड के साथ भी और कोविड के बाद भी जो एक टर्म हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट ही नहीं ख़त्म हो गया कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, आप ठीक हो गए हैं। आपका जो CT स्कोर है आपका पहले 18 था, अब ये 2 हो गया है, आप ठीक हो गए हैं। उसके अलावा आपके बहुत फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वीकनेस होती है, बॉडी एक्स होती हैं, n नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट। बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है जो कि इसमें ना इन्वॉल्व होता हो। उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लैक ऑफ स्लीप है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कोप अप करनी पड़ती है। इसलिए फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन ये बहुत ज़रूरी है।
कोविड के समय और कोविड के बाद में अगर आपको गहरी सांस खींच करके होल्ड करना, जो फैब्रोटिक बैंड्स हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं, अगर इनिशियल स्टेज पर भी आपका मोर देन 50% भी लंग इन्वॉल्व है, आप गहरी सांस खींच करके होल्ड करें और स्लोली उसको निकाल करके आप फिर होल्ड करें, तो इस तरह से करने से आप उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसका लंग का जो स्पंज है, उसको आप रोक सकते हैं। मसल्स की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, पैर की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, उसको अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम या जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत पड़े, जरूरी नहीं कि आपको स्टेरॉइड्स के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़े। इस समय स्टेरॉइड बदनाम हो गया है कि स्टेरॉइड से बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन कुछ स्टेज में जब आप डिसैचुरेट कर रहे होते हैं, आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं, उनके ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग प्रॉपरली करते हैं, कोविड के साथ में एक्सरसाइज, अपना फिजिकल जो आपको रिहैब करना है, ये चीज़ जो होती है कोविड ख़त्म होने के 6 मंथ्स बाद तक आपको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो जैसा डॉक्टर ऐश्वर्या ने बोला है कि एक स्टेज पे जाके परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाती, उस समय इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। तो ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराना, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य के पीछे थोड़ा सजग हो जाएं तो कोविड के बाद में उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन करके उससे रिलीफ पा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिन भी जुड़ गए हैं, आरडीए जीटीबी दिल्ली से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको, और सबसे पहले डॉक्टर्स डे पर आपको के न्यूज टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। डॉक्टर नितिन, सवाल यह है कि लगातार जो म्यूटेशन चेंज होने का सिलसिला फर्स्ट वेव से जारी है, अब जो नया म्यूटेशन चेंज हो रहा है डेल्टा प्लस करके, हालांकि अभी इसके मामले बहुत ज्यादा भारत में नहीं आए हैं, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज की अगर बात करें, आप यूरोप की बात करें, यूके की, ब्रिटेन की, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी अब केसेस आने लगे हैं, तो कितना चिंता का विषय है डेल्टा प्लस वेरिएंट? देखो, जो अभी करंट सिनेरियो भारत में चल रहा है, जैसे लॉकडाउन की प्रतिक्रिया ओपन हुई है, उसको देखते हुए, कैन यू हियर मी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जैसा अभी भारत में चल रहा है, लॉकडाउन खुला है, मैंने लोगों को खुद देखा है विदाउट मास्क घूमते हुए, तो मे बी लाइक प्रोन तो है भारत भी कहीं ना कहीं इन डेल्टा वेरिएंट के, ठीक है। एंड जी, आप अभी बात की आवाज हमारे तक पहुंच रही है डॉक्टर नितिन? जी जी जी। डॉक्टर नितिन, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चलिए, वापस डॉक्टर नितिन के पास आएंगे। डॉक्टर फुरकान, आपसे ही सवाल है, कितना ज़रूरी है अब हम लोग को सजग रहना, क्योंकि जिस तरह से जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि उन्होंने आशंका जाहिर की है कि थर्ड वेव जो है अगले 2 महीनों में आ सकती है, तो उसको देखते हुए हमें कितना जागरूक और रहने की ज़रूरत है कि अभी हम ये ना माने कि कोरोना खत्म हो गया। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई शहरों में हम देख रहे हैं कि लगातार क्राउड बढ़ता जा रहा है, बाज़ारों जैसे बाज़ार खुल रहे हैं। अभी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बाज़ार जैसे ही खुली तो इतना क्राउड देखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी, लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद कर दिया है, ताकि और दूसरी मार्केट खुली हैं, कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है, अगर आप ऐसा ही रवैया रखेंगे तो हम आगे फिर से पाबंदियां लागू कर देंगे। तो इस कदम को कितना सही मानते हैं आप? देखिए, डेफिनेटली ये एक जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो स्टेप लिया कि जो मार्केट्स में ओवर क्राउडिंग हो रही थी उन मार्केट्स को क्लोज करा, और ये एक सिंबॉलिक था बाकी मार्केट्स के लिए भी कि जो ओवर क्राउडिंग हो रही है तो उसको कंटेन करा जाए। क्योंकि अगर हम फिर दोबारा उसी हैबिट पे पहुंच जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो फिर से आज नहीं तो कल, जैसे कि आप बाहर बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हो कि वहां पे दोबारा थर्ड वेव की वजह से, डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन लगा चुके हैं, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हैं, तो वहां पे ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोएक्टिवली स्टेप्स नहीं लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, तो वी विल डेफिनेटली फेस थर्ड वेव। और जैसे कि अभी हमारे सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में वी वॉरेंट अवेयर, हमें नहीं पता था कि ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई है ना, फिर एकदम सब कुछ प्रॉब्लम लोगों को आई, उसकी वजह से डॉक्टर्स से लेके हेल्थ केयर स्टाफ से लेके बाकी जो जनरल पॉपुलेशन है, हर किसी को परेशानी आई। तो
हम अपनी तरफ से जितना 100% एफर्ट डाल सकते थे हमने डाला, लेकिन उस एफर्ट में कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बहुत सारी चीजें थी जो हमारे पास नहीं थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी हो गई, कहीं कुछ हो गया बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो ये सब चीजें जब बहुत सारी, जब जनरल पब्लिक अपना जब अच्छे से नहीं डिस्टेंसिंग फॉलो करेगी, मेजर्स बहुत सारे नहीं लेगी, मास्क सैनिटाइजर्स, तो ये सब बाउंड टू हैपन है, ये होना ही होना है। तो जैसे कि हर बार वायरस अलग अलग म्यूटेट होता जा रहा है, अब थर्ड वेव में वायरस कैसे म्यूटेट होता है और हमें नेक्स्ट क्या चीज की अवेलेबिलिटी पड़ती है, तो इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल भी है एक तरह से, और इसलिए वी शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड हर एक चीज के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग हिज वर्क, ही इज ब्रिलियंटली डूइंग हिज वर्क, लेकिन जो पब्लिक के पार्ट पे जो पब्लिक को काम है, दैट इज द बेसिक, उसको मास्क कम से कम पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग होना है। अगर वो एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना भी नहीं करते हैं तो दिस इज टोटल नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट, और गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। बिल्कुल, अपना काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन खुद भी आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक सामाजिक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप ज़रूर अपनाएं। डॉक्टर ऐश्वर्या, आपसे एक सवाल है कि अभी हम पोस्ट कोविड पेशेंट्स की बात कर रहे थे, लगातार ये भी देखा गया है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कि ब्लड क्लॉटिंग की एक समस्या बनी हुई है, कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, उससे और ज़्यादा दिक्कतें लोगों में देखने को मिली हैं। हम जानना चाहेंगे ये इसका बड़ा रीज़न क्या है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं घर पर रहकर। सर, ब्लड क्लॉटिंग जैसे कि इसका जो पूरा पैथोफिजियोलॉजी है उसी में ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है। जब सिस्टमिक इन्फेक्शन आएगा, वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, साइटोकिन स्टॉर्म स्टार्ट होगा, तो इट विल इवेंचुअली लीड टू ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेबल स्टेट। तो सर उसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, जो सर ने पहले भी मेंशन किए थे, ये सब चीजें फेस कर सकते हैं। हम कुछ ड्रग्स देते हैं उस चीज को रोकने के लिए, तो अगर आप अपने टेस्ट करा सकते हैं, जैसे जो कोगुलेशन प्रोफाइल होता है, हम पेशेंट का रेगुलर इंटरवल पे वो टेस्ट करा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग वैल्यू है या वैल्यू स्टैटिक चल रही है या वैल्यूज बढ़ रही है। जैसे डी डाइमर इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। तो अगर डी डाइमर रेज्ड है तो पेशेंट को वैसे भी इकोस्प्रिन या इनॉक्साप्रिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर ये दो चीजें चल रही है पेशेंट में, तो आई डोंट थिंक कोगुलेशन का आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, बट उसको सही टाइम पर डायग्नोज करके पकड़ना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो टेस्ट आ रहे हैं कोगुलेशन प्रोफाइल पेशेंट का, वो जरूर हो जाना चाहिए ऑन अ रेगुलर इंटरवल, इवन आफ्टर ठीक होने के बाद भी उनका ये टेस्ट रेगुलरली एक बार कर देना चाहिए फॉर सम वीक्स, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन आगे डेवलप ना हो। लेकिन डॉक्टर, सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि हमें पहले से पता चल सके कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, ताकि हम जाके टेस्ट करा सकें, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। ब्लड में अगर क्लॉट बनेगा तो वो छोटे क्लॉट्स हैं, वो आपकी कोई भी जहाँ पे छोटी वेन्स, छोटे आर्टरीज होंगे वहां जाके फंसेगी। तो वो ऐसी आर्टरीज आपके हार्ट में होती है, आपके ब्रेन में होती है, आपके लेग्स में होती है। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, तो आप तुरंत पे जाइए, वहां पे अपने आप को चेकअप कराइए, बिकॉज मे बी ये प्रीलिमिनरी स्टेज है ऑफ अ स्ट्रोक, एंड स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस। तो हम इस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अपने सिम्टम्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट के लिए भी अगर वहां पे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, तो इट विल लीड टू एमआई और इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट। वैसे ही लेग्स में भी लोगों का बोला जा रहा है कि लेग्स में भी वो क्लॉट, कोअगुलेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से डीवीटी टाइप चेंजेस आ सकते हैं। तो आप अपने सिम्टम्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत पेशेंट या किसी भी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल या फिर किसी डॉक्टर से डायरेक्टली बात करिए, गेट योरसेल्फ टेस्टेड। जरूरी नहीं है कि आपको ठीक हुए हुए अभी 14 दिन हो चुके हैं और तब आपको सर में दर्द हो रहा है। तो सिम्टम्स जो है आपको खुद मॉनिटर करने होंगे, और जैसे ही आपको ऐसा, जैसे डॉक्टर ऐश्वर्या ने बताया, अगर ऐसा आपको फील होता है ब्लड क्लॉटिंग को लेकर, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर नितिन, आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर नितिन के पास हम वापस आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार जो डेल्टा वेरिएंट है वो किस तरह से बदलता जा रहा है, अपना स्वरूप अपने नेचर को बदल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, अब कई सारे केसेस भारत में देखने को मिल रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस हम आएंगे डॉक्टर राजू जी के पास। डॉक्टर राजू जी, आपसे ही सवाल है कि अब लोगों में ये धारणा बन गई है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीन के 2 डोज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बच जाएंगे, आप बिल्कुल तरह सिक्योर माने अपने आप को, आप फिर इन्फेक्ट नहीं करेगा कोरोना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सही है कि आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आप बिल्कुल बच गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसा भी आपने कहा था कि अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया है तो ये अब हमेशा लाइफ लॉन्ग आप प्रोटेक्ट हो गए। कोई भी ऐसी एंटीबॉडीज़ नहीं है या कोई भी किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी की ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो आपको 100% प्रोटेक्शन दे देगी। हमेशा इसके लिए मान के चलिए, अगर एक बार आपको, अभी हमारे पास भी 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया, एक को फर्स्ट वेव में हुआ था, एक को अभी अप्रैल में हुआ था, तो उसके बावजूद दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। वो लोग होते हैं जो कि इस बात में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और ये इस बात पे ध्यान नहीं रखते हैं कि हम लोग एक बार हो गया तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक बार हो गया दूसरी बार भी हो सकता है। वैक्सीनेशन के बाद या इन्फेक्शन के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको अपने आप को बचा के रखना है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है। और ठीक होने के काफ़ी समय बाद भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ज़्यादातर ये माइनर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि चलने पर आपकी ऑक्सीजन डिसैचुरेट तो नहीं हो रही है, आपके ऑक्सीजन की डिमांड तो नहीं बढ़ रही है, सडनली आपके पैरों में कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। जैसा कहा गया है कि जैसे कि क्लॉट बनने की टेंडेंसी, वो सारे पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या COPD है, स्मोकर है, इसमें एक टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा क्लॉट बनने के लिए। ऐसे पेशेंट्स को विशेष करके ये देखने की ज़रूरत है क्या आपके क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, ये फैटल होता है, इसलिए इसको देखने की ज़रूरत है। अगर आपकी काफ मसल्स यानी पैर की जो मसल्स होती है मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं, दर्द हो रहा है, चलने पर दिक्कत हो रही है, इमीडिएटली उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ डॉपलर स्टडीज़ होती हैं, उनको करा के, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि D-डाइमर कराया
डी डाइमर एक छोटा सा टेस्ट है, उससे मालूम पड़ जाता है कि कोगुलेशन की प्रोफाइल है। बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को करता है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये आपका बहुत हाई है, जो पहले की लेवल से बढ़ता जा रहा है, तो आपको जो हेपारिन या उससे लो मॉलिक्यूलर हेपारिन डोजेस की ज़रूरत पड़ती है या इकोस्प्रिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा जब आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है कि क्लॉट फॉर्मेशन है, तो हेपारिन इन्फ्यूज़न की ज़रूरत, जो कि हॉस्पिटल में ही लग सकता है, की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में बैठ करके ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट मत हुई है, टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेते हुए पोस्ट वायरल भी और वायरल के इन्फेक्शन के समय भी अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको लिक्विड की मात्रा, जो आप लिक्विड ले रहे हैं, 2 से 3 लीटर या उससे ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि आप डिहाइड्रेट ना करें, ब्लड थिक नहीं हो। अगर आपको परसिस्टेंटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो वो पेशेंट जिनको कोवॉमिट कंडीशन है, डिफरेंट डिजीज़ हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटिक पेशेंट हैं, स्मोकर हैं या पान मसाला या तंबाकू का सेवन करते हैं, या जिनको बहुत समय से ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या वो बीमारियां हैं जिसमें परसिस्टेंटली आपका बेस लाइन ऑक्सीजन की कम रहता है, उसमें कोगुलेशन के चांसेस बहुत होते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। लगातार पैर एक ही जगह पड़े रहने से, लेटे रहने से भी कोगुलेशन के चांसेस होते हैं। पैर की मसाज करते रहिए, उसको ठीक से मूव करते रहिए। ये सारी चीज़ें, अगर आप बेड रिडन भी हैं, वो करने की ज़रूरत है। आपको अर्थराइटिस है, आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको हाथ पैर चलाते रहना चाहिए, जिससे कि क्लॉट्स ना बने। बिल्कुल, क्लॉट्स ना बने उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर फुरकान, आपके पास सर आऊँगा। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया, जब से सेकेंड वेव आई और बहुत सारे मामले बढ़े, तो बहुत सारे लोग खुद ही डॉक्टर्स बन गए। घर पर रहकर ही लोगों ने अपने मन से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया। ये कहा गया कि अगर आप कोविड से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो स्टेरॉइड एक अच्छा ट्रीटमेंट है, उससे आप बेहतर बैकअप हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आपस में कंसल्ट करके स्टेरॉइड का सेवन करना शुरू कर दिया। कितना खतरनाक है सर ये, बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए हुए स्टेरॉइड को लेना? कोई भी अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर आप उसकी डिजायर्ड क्वांटिटी में नहीं लेंगे, उससे आप ज्यादा लेंगे, तो इट बिकम्स अ ड्रग, है ना। चाहे एक मॉर्फिन ही हो, जो कि हम ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं बहुत सारे कंडीशंस में, अगर उसको आप एक्सेसिवली यूज करेंगे, इट बिकम्स अ ड्रग। ऐसे ही स्टेरॉइड से देयर इज अ वेरी फाइन लाइन जो डॉक्टर्स को ड्रॉप करनी होती है कि उसको कितना डोज टाइटर करना है, कितना डोज चलाना है उस पेशेंट का, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। अगर ये मॉडरेट केस है और ये सिवियर केस है। और ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमारे पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए, जिसमें जनरली फॉरवर्ड चल रहे थे, ये दवाई ले लो, उसमें स्टेरॉइड्स भी थे। और हम जितना कोशिश हो सकती थी, हमने तरफ से लोगों को बताया, उनको अवेयर किया, उनको जागरूक किया कि ये सब चीजें गलत हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप डॉक्टर्स को जाके दिखाएं। और आपने देखा भी उसके बहुत सारे, अब जैसे स्टेरॉइड रिलेटेड जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन स्टेरॉइड की म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस जो फ्लेयर अप हुए, ये बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे जो लोगों ने बिना किसी के सुपरविजन के स्टेरॉइड बहुत हाई डोजेस में लिए, और ये भी एक कारण था इससे म्यूकोरमाइकोसिस का राइज बहुत एकदम से पीक आया। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है उनको ट्रीटमेंट करने दीजिए, और जो पेशेंट, जो जनता का काम है अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना, वैक्सीनेशन लगवाना, तो ये सब जनता को अपने लेवल पे करना चाहिए। वी आर डूइंग आवर जॉब, लेट अस डू आवर जॉब, एंड जो जनता का जॉब है उनको वो करना चाहिए। और अगर कल को कोई भी आके कोई भी दवाई बोलेगा ये खा लो, तो अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो अगर लोग उसको मान रहे हैं तो ये लोगों की नेग्लिजेंस है, इट्स पार्ट ऑफ देयर नेग्लिजेंस, कि वो अपनी हेल्थ के लिए इतना ज्यादा जागरूक नहीं है। अगर मुझको कोई बोलेगा कि ये दवाई खा लो तुम इससे ठीक हो जाओगे, तो मैं 4 बार 4 अपने सीनियर से भी कंसल्ट करूंगा। तो ये लोगों में एक अवेयरनेस जगाने की बहुत ज्यादा एक जरूरत है। और लेवल ऑफ वैक्सीनेशन अभी भी 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज गॉट इट्स फर्स्ट डोज, नॉट मोर देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा हेजिटेंसी है। आप जाएंगे हिंटरलैंड्स में, अंदर पेरिफेरीज में, तो हमें उसके लिए भी INC जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ये सब हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। तो बिना कंसल्ट किए आप ऐसा कोई भी मेडिसिन ना लें, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। डॉक्टर फुरकान, आपने म्यूकरमाइकोसिस का जिक्र किया। हमने देखा कि सेकेंड वेव के बाद बहुत सारे केसेस म्यूकरमाइकोसिस क्या है, जिसे ब्लेफंगस भी कहा जाता है, इसमें ये देखा गया ज़्यादातर केसेस जो थे वो डायबिटिक पेशेंट्स के ज़्यादा थे। उसके पीछे क्या रीज़न है, आपसे जानना चाहेंगे।
मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हूँ और रोज हम लोग के स्कैन्स में, सीटी स्कैन्स में, एमआर स्कैन्स में बहुत सारे सेकंड वेव के बाद कॉम्प्लिकेशंस में म्यूकरमाइकोसिस आया, जो कि अपने स्कैन्स में रिपोर्ट करके देते थे। और जो बहुत मोस्ट कॉमन रीजन था, जैसे डायबिटिक है, ये सब ऑटो, मतलब ये जो इसमें इन सब कंडीशन और भी बहुत सारी डिसीज हैं जिसमें इंसान की इम्यूनिटी आप समझ लें थोड़ी कम हो जाती है नॉर्मल इंसान से। इट इज अ इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट। तो उस टाइम पे और कोविड भी इम्यूनो डेफिशिएंसी पेशेंट की एक हद तक उसका इम्यून लेवल कम कर देता है। तो एक कोविड प्लस अगर ऊपर से डायबिटिक है तो इट बिकम्स अ सुपर एडेड थिंग, तो उस पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और अगर उस पेशेंट पे स्टेरॉइड चलेगा और वो भी अगर हाई डोज में, तो स्टेरॉइड्स का काम ही होता है थोड़ा सा इम्यूनिटी को लोअर करना ताकि इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए बॉडी। तो ये सब चीजें इसीलिए जरूरी है डायबिटिक में, इसीलिए बहुत सारे केसेस देखे गए क्योंकि इम्यूनिटी पहले से लो है और कोविड आल्सो कॉजेज द इम्यूनिटी टू अ वेरी लो लेवल। और स्टेरॉइड्स भी चलेंगे तो और लो लेवल हो जाएगा। इसलिए वैसी फाइन लाइन हमें बहुत टाइटर करके बहुत एप्रोप्रिएट डोज में स्टेरॉइड चलाना पड़ता है जिनमें जरूरी है। इसीलिए स्टेरॉइड जनरलाइज नहीं है कि हाँ हर किसी को दे दो, विटामिन सी नहीं है वो। जी डॉक्टर ऐश्वर्या आपके पास आएंगे। हमने सेकेंड वेव में भी देखा बहुत सारे केसेस जो कोरोना के आए, बहुत सारे जो लोग इन्फेक्ट हुए कोरोना से, ज्यादातर पेशेंट डायबिटिक के थे, ब्लड प्रेशर के थे। यस सर। हाँ, पेशेंट्स तो सर हर एज ग्रुप, कोमॉर्बिडिटी हो या ना हो, सारे लोग आए थे। बट हाँ, जो हॉस्पिटल तक पहुंचे, जिनको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ी, वो ज्यादातर वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी साथ में, लाइक डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, विद कैंसर्स भी बहुत सारे आए। तो नॉर्मली अगर नॉर्मल किसी को कोविड होता है और उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो बहुत सारे लोग होम क्वारंटीन में भी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए वो पेशेंट ज्यादा नोटिस में नहीं आए। वरना इस बार सेकेंड वेव में भी कोविड ने इन्वॉल्व सारे लोगों को ही किया है, चाहे उनको कोई कोमॉर्बिडिटी थी या नहीं थी। बस ये है कि जो सर आप बात कर रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट में ही हम म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा क्यों देख रहे हैं, तो डायबिटीज 2-3 तरीके से उसको प्रमोट करता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस होता है। उनको तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि उनको पैर भी बहुत अच्छे से अपने साफ करने चाहिए, वरना उनको फूट अल्सर बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनके जो ब्लड में उनका हमेशा शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, म्यूकर को भी यही चाहिए। तो उसके लिए आइडियल कंडीशन मिल जाती है उसको कि एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, प्लस उसको खाने पीने का सब मिल रहा है, तो ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ेंगे। बट ऐसा भी जरूरी नहीं है। आई हैव वर्कड इन म्यूकरमाइकोसिस वार्ड, वहां पे ऐसा भी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट को ही म्यूकर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कोरोना, पोस्ट कोरोना पेशेंट्स थे जिनको डायबिटीज था ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर जी, उन पेशेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। तो ये कहना भी, काफी सारे पेशेंट ऐसे भी थे जिनको डायबिटीज नहीं था, डायबिटीज, और उसके बावजूद उनको भी ये इन्फेक्ट किया है। डॉक्टर राजू सर आपके पास आएंगे। सर सवाल ये है कि जैसे थर्ड वेव की बात की जा रही कि अगले 2 महीने में आ सकती है, और कई लोग अभी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि थर्ड वेव आना बहुत मतलब आएगी ही, ऐसी एक्सपर्ट्स ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर थर्ड वेव आती है तो ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव थी, सीनियर सिटीजन्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट किया, सेकेंड वेव में यूथ बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ, लेकिन थर्ड वेव में बच्चों को लेकर ये आशंका जाहिर की जा रही, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे। लेकिन सवाल ये कि फर्स्ट वेव में बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में भी होते, जो सीरो सर्वे जो था उसमें ये आंकड़ा आया है कि 5% फर्स्ट वेव में हुए और 9% सेकेंड वेव में हुए, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे ये माने कि बच्चों के जो लंग्स होते हैं अनपोल्यूटेड होते हैं और कोई डिसीजेस नहीं होती है। ये बात ठीक है कि इस बार प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि बच्चों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं हुई है,
दूसरा है उनको वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है ट्रायल के बेसिस पे, लेकिन बच्चों की जो पॉपुलेशन है अभी ज़्यादातर उसमें इम्यूनिटी वो डेवलप नहीं हुई है जो कि उनकी होना चाहिए। इसलिए इस बार प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा होगा, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि कितना ज़्यादा बच्चों में होगा और कितनी सीवियरिटी होनी चाहिए। लेकिन पिछली 2 बारों में ये तो देखा गया है कि बच्चों में वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है जितना कि एडल्ट में हुआ है। इसका क्या कारण था? काफ़ी कुछ ये भी है कि हम लोग को जो वैक्सीनेशन बच्चों में देते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ का देते हैं, क्या वो एंटीबॉडीज़ इनके लिए कारगर रही? BCG वैक्सीनेशन है या और एंटीबॉडीज़ के लिए और डिजीज़ के जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी समय तक कुछ एंटीबॉडीज़ रहती हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो मदर से एंटीबॉडीज़ मिलती है वो बहुत इफेक्टिव रहती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, अभी ये कहना मुश्किल है जब तक कि कोई बहुत सॉलिड डेटा हमारे पास नहीं आ जाते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट उतना ज़्यादा हम लोगों को पिछले 2 बार नहीं मिला है। घर के सारे फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी हद तक उतने सीवियर इन्फेक्शन से सेफ हुए हैं। अब कितना बच पाते हैं ये कहना अभी शायद बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर, तैयारी जो की जा रही बच्चों को लेकर, वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है और कहा जा रहा है बहुत जल्द बच्चों की जो वैक्सीन है आ जाएगी, तो सर इसमें कितना समय लगेगा कि भारत में बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाएगी? नहीं, भारत के पास एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने कम समय में इस बार इनकी तैयारी हुई है, चाहे वो वैक्सीन को लेके चली या उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करी, वैक्सीनेशन के लिए नंबर ऑफ़ बेड्स तैयार करने की बात हुई, वो बहुत फास्ट और बहुत प्लान वे में कर रहे हैं। वैक्सीन इनके पास तैयार है, वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है और वो काफ़ी हद तक उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये कहना कि कितने दिन में आ पाएगी ये तो शायद हमारे पास नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों में और कोशिश यही है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर कर लिया जाए। बिल्कुल, सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी बच्चों की वैक्सीन भी आ जाए और बच्चों को वैक्सीनेट भी किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो। और डॉक्टर फुरखान सर, आपके पास आऊँगा। सवाल ये भी बना हुआ है बच्चों को लेकर कि बच्चों के जो बेड्स हैं वो अलग होते हैं, उनके ICUs अलग होते हैं, उनके डॉक्टर्स भी अलग होते हैं, तो इसको कैसे सरकार के लिए कितने चैलेंजिंग है सर ये, क्योंकि हॉस्पिटल भी कम है, बच्चों के डॉक्टर्स भी कम है हमारे पास। कि अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और ये मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस को अफेक्ट करेगी, जो मेजॉर, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने वैक्सीनेशन भी हम अडल्ट को 18+ को हम दे रहे हैं, वी हैव नो वैक्सीनेशन टिल नाउ बिलो 18 इयर्स। तो और ये ऐसा एज ग्रुप है जो कि ज़्यादा वनरेबल भी है, क्योंकि ये मेल न्यूट्रिशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुपोषण की शिकायत है, तो बच्चे वैसे भी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अंडर 5 जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में वो भी काफ़ी हाई है, और बच्चों का जो इंटेंसिव केयर होती है, PICU होता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा जैसे अडल्ट में ट्रीटमेंट में बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो मेडिसिन से नहीं थी, सर्जरी वाले भी, दे कुड आल्सो ट्रीट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक मेडिसिन। लेकिन पीडियाट्रिक्स में देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक डोज उस बच्चे को टाइटर करके देनी होती है, वो हर एक चीज के, मेड बी ऑफ फीवर, मेड बी एंटीबायोटिक, जो कि हर कोई नहीं दे सकता। इट इज वेरी स्पेसिफिक, उनके ICUs बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनके सारी केयर स्पेसिफिक होती है। और जो जहाँ तक मेरे को लगता है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे उन्होंने इतना प्रोएक्टिवली पार्ट नहीं लिया है, और दे शुड रैंप अप दिस फैसिलिटी अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ते अगर ये ऐसा फिर थर्ड वेव में इट अफेक्टेड द चिल्ड्रंस मोर बिलो लेस देन 18 इयर्स, तो उस टाइम पे फिर से वैसे ही क्राइसिस होगा जो कि सेकंड वेव में हुआ है। तो उसके लिए होगी और बेहतर तैयारी करनी होगी। लगातार सरकार कोशिश भी कर रही है, अब कितना सफल हो पाएगी तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर ऐश्वर्या, आपके पास आऊँगा। लगातार कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं सेकेंड वेव में कि बहुत सारे पेशेंट जो थे उनको हार्ट की बहुत प्रॉब्लम हुई। जो पोस्ट कोविड ज़्यादातर जो मामले थे, कोरोना से आप ठीक हो गए, सडनली आपके हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, जबकि उनको कभी वो हार्ट के पेशेंट रहे नहीं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। पोस्ट कोविड काफी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और मायोकार्डाइटिस लोगों को बहुत पता नहीं है, बट दिस वायरस इज बेसिकली वायरल मायोकार्डाइटिस भी ये वायरस कॉज करता है। तो एक तो उसके थ्रू प्रॉब्लम हुई। दूसरी बात है कि बहुत सारे पेशेंट हाइपोक्सिक अरेस्ट में चले जा रहे हैं। जैसे पेशेंट ऑक्सीजन पे है, थोड़े देर विदाउट ऑक्सीजन गया, वो हाइपोक्सिक अरेस्ट में चला गया। तो ये सारी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस मेरे हिसाब से डेवलप हो रही है।
फिर अगेन जो आप अभी बोल रहे थे कि थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन हो रही है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, तो वो भी अगेन हार्ट को इम्पैक्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से तो यही मेजर कॉजेज हैं हार्ट इन्वॉल्व होने के। बिल्कुल। डॉक्टर राजू सर, आपके पास आऊँगा। सर, सवाल ये है कि अब लोगों को ये लग रहा है कि जैसे केसेस कम हो रहे हैं, अब अनलॉक भी हो रहे हैं, कई सारे राज्यों में अनलॉक कर दिया गया है। अब लोगों को लग रहा है कि कोविड खत्म हो गया है। तो उसको लेकर हम चाहेंगे आप एक संदेश दें ताकि जो लोग हैं एक कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, और ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि कोरोना खत्म हो गया है, नहीं तो एक बड़ा बहुत ज़्यादा समस्या आने वाले समय में देखी जा सकती है। लास्ट पेंडेमिक जो हुआ था वो काफ़ी साल चला था, तो अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी चल रहा है। कोविड ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी जो आपके जो अप्रैल के केसेस हैं, मई के केसेस हैं, उनके पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आज भी हैं हमारे पास। कुछ पेशेंट अभी भी एडमिटेड हैं जो कि पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस में हैं, कुछ पेशेंट घर पे हैं, उनको भी अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कोई डिज़ीज़ इस तरह की है जिसमें डिज़ीज़ के बाद भी इतने समय तक पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी नंबर ऑफ़ डेथ हुई हैं, इतने कम समय में हुई हैं, तो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्दी रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेसिक नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट के बनाए हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग कहें तो हम तो यही कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे रखिए। सोशली आप कनेक्ट रहिए, आप चाहे फ़ोन से या उससे, जिससे आपको एकदम से आइसोलेटेड ना फील करें। और डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना, अगर दो लोग मास्क लगा रहे हैं तो कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे वो प्रीवियस इन्फेक्शन हो या डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन हो, वो स्प्रेड नहीं होता है। जितने भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन हैं वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करते हैं, उनको हम लोग बहुत आसानी से रोक सकते हैं। खुली जगह पे ज़्यादातर रहें, नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर फूड करें, एडिक्शन से बचें। स्पेशली अगर आप वैक्सीनेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन पे हमारी एंटीबॉडीज़ उतनी ही बनेगी, हर एक की बहुत अच्छी बनती, ऐसा इसलिए नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन के बाद में प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप उसके बाद में अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप ये मान के चलिए अपने इम्यून सिस्टम को आप डिप्रेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। अभी भी लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन से 1-2 दिन या 2 दिन पहले आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लीजिए और 1 हफ्ते तक कम से कम प्रॉपर स्लीप लीजिए और सारे एडिक्शन से आप दूर रहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स और प्रॉपर फूड लीजिए, जिससे आपकी एंटीबॉडीज़ का जो प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर रहे। और हर आदमी को जो जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपका अनलॉकिंग हो गई है, लेकिन मेंटली हमें अपने आप को लॉक करके रखना है, बहुत भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करना है। कोई अगर किसी को कोई माइनर सिम्टम्स भी हैं तो उनको आइसोलेट करना है, उनको गाइड करना है। कोई आदमी बात करते समय अपने मास्क नीचे कर रहा है, उसको अवॉइड करना है। सोशल गैदरिंग पे नहीं जाना है। बहुत सारी मैरिजेस या पार्टीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि कोई भी पार्टी में जाएंगे आप खाना खाएंगे, बंद जगह में एसी कंपार्टमेंट होता है, एसी एरिया होता है, वो बंद होता है, क्लोज होता है, खाते समय आप मुंह खुला रखेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस उस समय सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनका पालन करना है, सजग रहना है, इन्फेक्शन से बचना हमारे अपने हाथ में है। हर चीज़ का इलाज डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन या किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने हेल्दी रह सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो कोरोना गाइडलाइन है, उनको आपको फॉलो करना है। सर, एक सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन को लेकर कई सारे लोगों में अभी भी डर का माहौल है। जिनको कोरोना इन्फेक्ट नहीं किया है उनको लगता है कि फर्स्ट वेव में हमें कोरोना नहीं हुआ, सेकेंड वेव में भी नहीं हुआ, तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। और ज़्यादातर ये इस तरह की सोच के जो लोग हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, गांव के लोग हैं, उनमें वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है। सर, हम चाहेंगे आप कुछ ऐसा संदेश दें ताकि उनका जो डर है खत्म हो और वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आएं। पहली चीज़ तो लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि साहब हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, सबसे अच्छी कौन सी वैक्सीन है। हमारे पास जो भी अवेलेबल वैक्सीन है उसको जो समय अवेलेबल है उसका उपयोग करें, उसको लगाएं।
कोई वैक्सीन बहुत अच्छी या ख़राब नहीं है, सारी वैक्सीन अच्छी है, आपकी बॉडी को आप प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो एक तो दूसरा, किसी भी वैक्सीन में लोग कहते हैं कि हमें अस्थमा है, हमें को एलर्जी है, हम ब्लड थिनर ले रहे हैं, उनको लेने से क्या हम लगा सकते हैं? नहीं है। हमें ट्यूबरक्लोसिस है या हम डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हमारे लिए वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं है? वैक्सीन सबके लिए सेफ़ है अनलेस एंटिल अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें कि वैक्सीन से आपको एलर्जी रह चुकी है या कोई ऐसी डिजीज़ है या आप बहुत हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स पर हैं, तो स्टेरॉइड की मात्रा 7.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम से कम हो तभी आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि उसमें फिर वैक्सीन का जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको वो सप्रेस करेगी। अगर आपको प्लाज्मा दिया जा चुका है तो प्लाज्मा लेने के कम से कम 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद आप वैक्सीन लगाएं। अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो कम से कम 6 हफ्ते तक कोई भी आप वैक्सीन का उपयोग नहीं करें। को लेकर जो डर है वो बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है सर और आप लोगों ने अपना समय दिया तो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ी खबर की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें जो हम चर्चा कर रहे थे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, लगातार हमारा जो ये कार्यक्रम है कोरोना को लेकर था, कोरोना के उन सवालों की हमने चर्चा करी जो लगातार आपके मन में बने हुए हैं। तो हमारी कोशिश जो थी, हम उम्मीद करते हैं जानकारियों से आपको जरूर लाभ पहुंचा होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।